अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर सकूँ, बता सकूँ। खैर, मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया है, वो मैं अपलोड करूँगी और आप ये सब देख रहे हैं। मैक्सिमम 5-7 मिनट लड़ाई हुई होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। यार आप लोगों ने पीछे देखा जी, रजब भट्ट पे एक बार दोबारा से हमला करने की कोशिश की जा रही है यूके के अंदर, और रजब भट्ट अपने ठिकाने बदलता जा रहा है। लिहाजा अब ये मामला कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, और ये हमला कौन करवा रहा है और कौन रजब की जान लेना चाहता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि जी डक्की भाई का जो बड़ा भाई है उसने बहुत बड़ी अपडेट दी है डक्की भाई के हवाले से कि डक्की भाई को जेल 7 साल की हो सकती है, क्योंकि अभी लास्ट पेशी पे डक्की भाई अपने भाई से मिला है और मिल के भाई इतना रोया है कि भाई मुझे सुनने में आ रहा है कि जी मुझे 7 साल की जेल होने वाली है। और सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ा है वो पड़ा है जी डक्की भाई की वालिदा पे, डक्की भाई के वालिद पे और डक्की भाई की वाइफ पे। और साथ साथ ये भी पता चला जी डक्की भाई की वाइफ ने उन लोगों को एक्सपोज करना है जिन लोगों ने डक्की भाई को फंसाया और जो लोग इन ये सारी गैमलिंग के पीछे थे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो मुश्किल टाइम चल रहा है, ठीक है, ये जो मुश्किल टाइम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम डक्की भाई के लिए और उसकी फैमिली के लिए, जो वो लोग फेस कर रहे हैं। और जो कि पहले भी ऐसे काम होते रहे हैं, मगर सिर्फ ये यूट्यूबर्स को क्यों टारगेट बनाया गया ये तो भाई फिलहाल पते से बाहर है। आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वाकई डक्की भाई को 7 साल की कैद होने वाली है और अब डक्की भाई बाहर नहीं निकल सकता। डक्की भाई की जो जितने भी अकाउंट्स थे सारे बंद कर लिए गए हैं, जो उसका पैसा था सारा मतलब जब्त कर लिया गया है, जो उसने जुए से जीता था, मतलब जो भी था उसके पास, उसके अकाउंट में जो भी पैसे थे वो सारे जमा कर लिए गए हैं, अपने पास अपनी कस्टडी में ले लिए गए हैं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि डक्की भाई फ़िलहाल जेल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं डक्की भाई को जेल के अंदर। तो वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ और वीडियो देखिए आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय लाजमी देनी। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो वीडियो करते जी शुरू। साद को गिरफ्तार हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं, जिसमें से 22 डेज़ वो फिज़िकल रिमांड में रहा है और बाकी का टाइम अभी वो जेल में है। और इस पूरे केस ने साद के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, ख़ास तौर पे घर की ख़वातीन के ऊपर एक गहरा असर छोड़ा है। इस सब के दौरान बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना था, बहुत से रिपोर्टर्स का, बहुत से पेजेस का, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उनके मुख्तलिफ ओपिनियंस थे, मुख्तलिफ उनके तबसरे थे। लेकिन आज की जो मेरी बात है वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ के बारे में है। एट वन पॉइंट आप सबका ये कंसर्न था, ये सवाल था कि ये केस ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्रैग ऑन हो गया। आज जिस पॉइंट पर हम स्टैंड करते हैं, जो एक्शन हमने NCCIA ऑफिसर्स के खिलाफ लिया है, वो एक्शन सिर्फ हमारे अपने मुफाद के लिए नहीं है। ये एक्शन उन तमाम लोगों के लिए है जो ब्लैकमेलिंग के विक्टिम बन चुके हैं। हम जब साथ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो हम टेलीफोन के जरिए बात करते हैं, बीच में शीशा होता है और हम आमने सामने बात करते हैं, एक फिक्स टाइम हमें मुकर्रर होता है और आसपास दूसरे लोग भी आए होते हैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने। और हाँ, हमारी बातचीत होती है कि अच्छा आप किस मामले में अंदर हो, ये क्या आपका मामला है, सब कुछ। और उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स से यही डिस्कशन होती है कि बाबा इतने पैसे हम कहाँ से अरेंज करें, बाबा अब क्या बनेगा, हमें तो ये सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। उधर मौजूद ऑलमोस्ट हर पार्टी की यही स्टोरी है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे पैसे निकलवाई जा रहे हैं और इनको कभी कोई रिलीफ नहीं मिलता। उनके लोग तो 2-2 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं, 2-3 साल से वो वहीं पे हैं। हमें तो फिर 3 महीने हुए हैं, लेकिन उनके 2-2 साल से वहाँ हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी तरह का उनको बेनिफिट नहीं हुआ। और जब हम मुलाकात से बाहर निकलते हैं तो मैं, मामा, अरूब, हम आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि हम इतने लकी हैं कि हम एटलीस्ट लीगल फ़ी हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। इस सब के बावजूद, इस सब स्ट्रेस के बावजूद वी कैन अफोर्ड थिंग्स। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो लॉयर्स की फ़ी दें या आना जाना, वो हार मान जाते हैं और वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। NCCI जो इदारा है, ये एज एन इंस्टीट्यूशन करप्ट नहीं है। आप किसी इदारे का नाम लो, आपको हर इदारे में अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन हम अनलकीली बहुत बुरे लोगों के शिकंजे में आए हैं। और डे 1 से हमारी फैमिली को भी ऐसे ब्लैकमेल किया जाता था। इन लोगों की ये टैक्टिक बन चुकी थी कि जब इन्होंने बंदा उठाने जाने तो अपने साथ 2-3 और लोग लेकर जाते थे और जब बंदा उठाते थे तो कहते थे कि ये फलाना बंदा ISI का है, ये फलाना बंदा MI का है, चलो अब डील करो हमारे साथ। इस तरह इन पर प्रेशर डाल के सब कुछ निकलवाया जाता है और इनका अपना कोई मूड नहीं होता कि इस केस को लीगल चैनल के थ्रू लेकर चलें। और अभी भी जो एक्शन हमने NCCI ऑफिसर्स के खिलाफ किया है वो एक लीगल चैनल के थ्रू ही किया है, जिसमें
FIA एंटी करप्शन सेल ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। उन्होंने मुकम्मल हमारा इस मामले में साथ दिया है विद सब्सटेंशियल एविडेंस। और मेरा मकसद आप लोगों को इनकरेज करना है कि अगर आपको कोई थ्रेट करता है, आपको कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ऑफिसर जिस भी रैंक का हो, आपने फ़ौरन एंटी करप्शन सेल को इन्फॉर्म करना है विद एविडेंस, और वो आपका काम लाजमी करेंगे। दूसरी बात यह कि मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अरूब को इस मामले में फजूल में घसीटना बंद कर दें। अरूब और मेरी मदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा सफ़र कर चुकी हैं। और उनसे फजूल तरीन सवाल पूछना, उनको कंटिन्यूसली प्रोवोक करना और अजीब व गरीब न्यूज़ हेडलाइंस चलाना, क्योंकि आप लोगों का ये चलता है कि ये एक टाइम में ये मामला बिल्कुल ठंडा हो गया था, मीडिया में बहुत ठंडा हो गया था। आप लोगों ने सोचा कि चलो ऐसी खबर चलाते हैं जिसमें ये दोबारा इसमें स्पार्क आ जाए। आप लोगों ने किया कि साद को 7 साल की सज़ा होने लगी है और पता नहीं 10-15 मिलियन का जुर्माना होने लगा है। साद से जब हम नेक्स्ट मिलने गए तो वो रो रहा था और पता ये चला मुसलसल पिछले 2 दिन से वो रो रहा है, क्योंकि इस बात पे कि क्या खबर चल रही है कि मुझे 7 साल की सज़ा होने लगी है। इतना बड़ा तो ये केस है ही नहीं। इसलिए मैं दोबारा कहता चलूँ कि हम बेशक जो मर्जी स्टेप लें, मेरे घर की ख़वातीन से एक सवाल नहीं पूछा जाएगा और उनको बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं किया जाएगा। आज की जो पोजीशन है हमारी FIA एंटी करप्शन सेल की वजह से हमारा सिस्टम में जो बिलीफ है वो दोबारा बहाल हुआ है। पुट योर ट्रस्ट इन द सिस्टम, इन द लीगल चैनल्स, इन पाकिस्तान इंटेलिजेंस, इन लॉ इन्फोर्समेंट कम्युनिटीज़ एंड इन द जुडिशल सिस्टम। बाकी मेरी सिंसियर दुआ है कि हमारे इस स्टेप की वजह से आप बाकी लोगों के लिए भी एक अच्छा रास्ता खुलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने डकी भाई के भाई की पूरी बात सुन ली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आगे होना है, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। और वाकई यार डकी भाई के भाई की बात सुन के भाई वाकई ही दुख हुआ है कि उसकी वालिदा बहुत, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। तो मेरे ख्याल से डकी भाई पे नरमी पेश करनी चाहिए। ये अब हमारे इदारों का ही काम है कि वो इस चीज़ को, इस केस को जो है मतलब खींचे मत और जल्द से जल्द जो है वो सामने लेके आएँ और फैसला सुनें। बाकी अदारे हमारे बेहतर जानते हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अब मैं आप लोगों को सुनाया तो भाई एक रोड इंटरव्यू, उस रोड इंटरव्यू के अंदर पूछा जा रहा है कि रजब भट्ट की वाइफ बेहतर है रजब भट्ट के लिए या फातिमा खान या ज़हरा मलिक, मतलब ये इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने बड़े गौर से वीडियो देखनी है, रिक्वेस्ट आप लोगों से। ईमान वर्सेस फातिमा मलिक, वाइफ मटेरियल कौन है? ईमान। विक्टिम कौन है? ईमान। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता क्यों है? अब उसकी 10,000 रजब की गर्लफ्रेंड है, 10 की 10 आ जाएंगी तो क्या वो विक्टिम है जिनके बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली, या वो औरत विक्टिम है जिसके बंदे पे ये सारी फ्री में पड़ी जा रही हैं? ट्रेंडिंग में इस वक्त कौन जा रहा है, ईमान या फिर फातिमा? ऑफ कोर्स ईमान। वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, फिर भी वो ट्रेंडिंग में लोगों का पूरा सपोर्ट है उसके साथ। अच्छा, रजब के साथ लॉयल कौन है, फातिमा या ईमान? फातिमा होती तो भाई उसकी शादी उसके साथ हुई होती। अब तुम्हें भी पता है मेरा जवाब क्या है। अटेंशन सीकर कौन है, ईमान या फिर फातिमा? भाई जो बंदा आगे आके अपना पेश कर रहा है ना, वही अटेंशन सीकर है। ईमान तो बेचारी छुपती फिरती है, कैमरे के सामने भी नहीं आना उसको पसंद। तो अटेंशन सीकर यार वही है जो जगह जगह जाके अपना पेश करे। आई मीन टू से इंटरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं अपने प्यार के अफसाने। ड्रामा क्वीन कौन है? फातिमा। ईमान ने ड्रामे किए होते तो आज रजब उसकी मुट्ठी में होता अरूब की तरह रजब भी उसकी मुट्ठी में होता। इनोसेंट कौन है? ईमान यार, ईमान। ईमान। ज्यादा खूबसूरत कौन है, ईमान या फिर फातिमा? देखो भाई, मेरे नज़दीक ब्यूटी ये नहीं है कि तुम्हारे पास खुश शक्ल है, मेरे लिए मैटर करता तुम्हारा नेचर। तो मेरे लिए तो सिर्फ ईमान। इनोसेंट फेस, डिसेंट ड्रेसिंग, नो छिछोड़ापन और प्रिटी लगती है। जस्टिस कौन डिजर्व करता है, ईमान या फातिमा? ऑफ कोर्स ईमान यार, उसके साथ क्या जस्टिस करे? गर्लफ्रेंड के साथ कहेगा जस्टिस? अगर उसने उसके साथ जस्टिस नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बीवी फ्रेंड के भी तो जज्बात होते हैं ना, इमोशंस होते हैं। पहले कहाँ थी? पहले भी एक आई हुई थी, उसको भी फिर जस्टिस दो। इस एक के 4-5 टुकड़े करके दे दो एक। पब्लिक की सपोर्ट किसके साथ है, पब्लिक का प्यार किसके साथ है? ईमान के। तो फ्रेंड्स, ये थी जी आज की वीडियो। और साथ में आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना कि डकी भाई वाला जो भी मामला है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग मतलब अपना ओपिनियन लाजमी देके जाएं, आज रिक्वेस्ट है। और साथ में ये जो फातिमा खान और रजब भट्ट की वाइफ में कंपेरिजन किया गया है, इस बारे में भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फुर।